ठीक है भैया, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चंस में ना मुश्किल क्या है, जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में मुश्किल है वो एग्जैक्टली सेम डिफिकल्टी है जो हमें बोर्ड्स में फील होती है कि इसके क्वेश्चन ना स्टार्ट करने थोड़े आप लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे कि एक बार क्वेश्चन ढंग से स्टार्ट हो जाए फिर आपको बाद में परेशान नहीं करेगा, मतलब बाद में कम परेशान करने के चांसेस है, शुरू में ही बिगिनिंग ही करनी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन मुझे काफी सिंपल दिख रहा है। क्यों सिंपल लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को डिपुट करो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को डिपुट करोगे तो क्या होगा? माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। बस एक माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। डेरिवेटिव ऊपर बनने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होगी आपके पास, ऊपर होगा dt, पुट करने के बाद नीचे बचेगा t प्लस नीचे आ जाएगा यहाँ पे t प्लस अंडर रूट टी, ये बनेगा। ये समझ लो, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर को t हो गया प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर को t हो गया, अंडर रूट टी ऐसे पड़ा है। ठीक है, इसमें से अंडर रूट टी कॉमन निकालो, अंडर रूट टी नीचे वाले में से कॉमन निकालो, अंडर रूट टी कॉमन निकाल के कुछ नहीं बचेगा, अंडर रूट टी आपने कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा 1 प्लस अंडर रूट टी। ठीक है, याद है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है ये डेरिवेटिव अंडर रूट का? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अगर मैं इसको t पुट करूंगा, पहले 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, अंडर रूट t का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/2 अंडर रूट t, है ना? तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, एक 2 अंदर। अब इसका डेरिवेटिव पड़ा है साथ में, इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है बस 2, इसका डेरिवेटिव पड़ा है साथ में। जब एक नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आप t की वैल्यू पुट करोगे वापस, which is 2 minus x square, t की वैल्यू पुट करोगे 2 log of 1 plus 2 minus x square। देखो है ऑप्शन में कहीं 2 minus x square अंडर रूट वाला, 1 plus 2 नहीं है कहीं, 2 नहीं है कहीं, देखो 2 कहीं एडजस्ट हो रहा होगा, हमने नहीं किया शायद। हाँ, दो, हाँ एक 2 एडजस्ट होगा ना जब अंडर रूट t का डेरिवेटिव होगा, एक ये 2 दो 2 है, मैंने एक 2 मिस कर दिया, ये डिनोमिनेटर वाला 2 मिस कर दिया, दोबारा लिखा नहीं है, माइनस भी तो है। बाइक नेगेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव। ठीक है, ये तो एडजस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर लो डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, करते हैं इसको रेज। अगले वाले का देख लेते हैं क्या है। ये वैसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को,
ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ना नीचे के फंक्शन का ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा तुमको। फिर भी इतना आसान नहीं है, ध्यान से देखो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसी का ही डेरिवेटिव है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये बनेगा। फर्स्ट का x का डेरिवेटिव तो 1 नहीं होना है ना, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो खैर उसका तो कोई इतना रोल ही नहीं है, उसका तो इतना रोल ही नहीं है। तो इस चीज का तो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो अब इतना कह सकता हूं मैं इसको, अगर दोबारा से लिखता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाली जो पूरी जोड़ी है ऊपर डेरिवेटिव की और नीचे फंक्शन की, देखो अगर एक्स स्क्वायर ना होता ना तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा था, सिंपल। अगर एक्स स्क्वायर ना होता तो x tan x + 1 का डेरिवेटिव पड़ा था ऊपर, फिर तो जिंदगी आसान थी, हम ऊपर ले जाके उसकी पावर 2 को -2 लिखते, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन लेके पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, पता कि नहीं पता, ऐसे ही करते। बोलो यार, अगर इसमें हाँ ना बोलोगे तभी मैं अगली चीज बता पाऊंगा। अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो और नीचे फंक्शन पड़ा हो, ऐसे यही सिचुएशन है, फंक्शन का स्क्वायर अपॉन फंक्शन का ऊपर सॉरी डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन का स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिखते हैं fx पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोलो? बट उसके लिए तब ये पॉसिबल था अगर ये एक्स स्क्वायर ना होता, परंतु एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर इग्नोर नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर के होते हुए हम ये भी नहीं कर सकते। तो क्या सॉल्यूशन है फिर इसका? कहता है इसके सॉल्यूशन में एक छोटी सी चीज शायद आपके दिमाग में ना आए, पर जो मैंने पहले जरूर बताई हुई है, सुन के जरूर याद आ जाएगी, कि आइलेट वाला जो रूल होता है, बाय पार्ट्स का जो रूल होता है, उसमें किसको फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड लेना है, हार्दिक याद है किस बात पे डिपेंड करता है? किसको फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड लेना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? फर्स्ट सेकंड हम उसको लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो हमारे लिए, फर्स्ट हम उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन को सिंपलीफाई करे, डेरिवेटिव सिंपलीफाई करे, याद है कि नहीं याद? आइलेट वाला रूल जो बनाया गया है वो इसी बेसिस पे बनाया गया है। अब देखो सेकंड फंक्शन बाद में मतलब बाद वाला सेकंड फंक्शन लेते हैं, पहले वाला डेरिवेटिव लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो जैसे एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन करनी आसान है, ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन करनी आसान है, इनवर्स की इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, इसलिए पहले वाले को हम फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं, दूसरे वाले को सेकंड, ताकि उनके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अकॉर्डिंगली सेट बैठ जाए। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल है, आप इनका डेरिवेटिव करोगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ex का डेरिवेटिव करते रहोगे ex ही आता रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव करोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, या तो वही घूमता रहेगा sin x का cos x, cos x का -sin x, फिर cos x, फिर sin x, वो वहीं पे घूमता रहेगा, या फिर वो मतलब जैसे बढ़ जाएगा, जैसे tan x का डेरिवेटिव secant square x है, उसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे और लंबा होता जाएगा, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये तो फंक्शंस ऐसे जिनकी इंटीग्रेशन सूटेबल है, ये बात फर्स्ट वाले फंक्शंस ऐसे जिनका डेरिवेटिव सूटेबल है, log का डेरिवेटिव करो 1/x, sin इनवर्स का डेरिवेटिव करो तो इनवर्स ही खत्म हो जाता है बीच में से। तो इसी बेसिस पे हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यूज करते हैं कि किसकी इंटीग्रेशन इजी है उसको सेकंड फंक्शन ले लें, किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन को सिंपलीफाई करता है उसको फर्स्ट ले लें, और वो फॉर्मूला पे डिपेंड भी मिलता है ना हमें। देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन हम रखते हैं एज इट इज, सेकंड की करते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन हम रखते हैं एज इट इज,
सेकंड की करते हैं इंटीग्रेशन। ये पूरा जो सेकंड है इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड की फिर इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, तो इस अब सेकंड की इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, अभी हमने डिस्कस करी थी। क्या बनेगी x tan x plus 1 की पावर -2 + 1 और -2 + 1। बोलो यहाँ तक अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो बहुत अच्छे। इसके ऑप्शन में एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ना x नहीं है, पाई है ये वाली जगह पे। जब मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर ली फिर x थोड़ी नजर आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व करके उसमें तो x नजर आएगा। उसके बाद जो उसने बोला है करने के लिए, मैं दिखाता हूँ पूरा क्वेश्चन अभी। उसने बाद में बोला है कि i π/4 बताओ कितना होगा। i π/4 का तो मतलब ये है ना कि मैंने x की जगह π/4 पुट कर लिया है। अगर मैंने x की जगह π/4 ही पुट कर लिया फिर आंसर में x नहीं मिलेगा, उसकी जगह π/4 मिलेगा। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन हल्की सी डिफिकल्ट लग सकती है आप लोगों को करते टाइम। अगर आपकी इच्छा है तो आप अभी सॉल्व कर सकते हो, या वैसे मेरी सजेशन ये रहेगी कि आगे बढ़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता पाऊँ कैसे करने हैं। हो जाएगा लगता है पक्का? ठीक है, एक बार इसका क्वेश्चन देख लो वैसे था क्या क्वेश्चन। इंटीग्रेशन तो हमें थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है कि सर ध्यान से करेंगे अगर, है ना, बस गलती की गुंजाइश है, तुमने समझ में ना आए उसकी गुंजाइश कम है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो गलती की गुंजाइश कम है कि अब गलती सॉरी जो पॉसिबिलिटी है वो गलती की ही है, ना समझ में आए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जब आप सॉल्व कर लोगे क्या बचेगा, x अपॉन x tan x plus 1। एक बार आपने कहा था कि गलती हो सकता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो जाए, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। i of 0 is equal to 0 बोला है उसने। जब बच्चे आप इंटीग्रेशन करोगे तो लास्ट में प्लस सी आएगा, लास्ट में प्लस सी आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है आपका, जो भी आपकी इंटीग्रेशन करके आया है उसमें i of 0 मतलब x की जगह 0 पुट करो। x की जगह जब आप 0 पुट करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे याद है, पर हर बार जरूरी नहीं होता कि ऐसा ही हो, कि अगर आप पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। अदरवाइज आपने हर जगह पुट करके चेक करना होता है। जस्ट टू सेव टाइम आई एम टेलिंग कि जब आप इसे इंटीग्रेशन करके इसमें 0 पुट करोगे तो इसके पूरे का आंसर 0 आ जाए। ठीक है, साथ में प्लस सी भी पड़े। ठीक है, और क्वेश्चन में वो कह रहा है i of 0 भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। 0 is equal to 0 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये वाला सी कितना आ जाएगा 0, सी आ जाएगा 0। फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है उस तरफ वो थोड़ा उधर चला गया, फिर वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ i of π/4। π/4 बताओ कितना होगा। तो जो भी आपके इंटीग्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां π/4 पुट कर लोगे, दैट विल बी योर आंसर। सर इसमें माइनस के बाद x³ अपॉन x tan x plus 1 बच रहा है, उसकी इंटीग्रेशन एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है तो सॉल्व कर लेना है, सूटेबल है।
एक बार मुझे क्वेश्चन लिखवा देना। क्वेश्चन लिखा हुआ ना तुम में से किसी ने लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखवा दो। क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर आगे x secant square x plus tan x upon x plus नहीं x tan x plus 1 whole square। फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड की इंटीग्रेशन में आप लिखोगे x tan x plus 1 का सेकंड की आप इंटीग्रेशन में लिखोगे x tan x plus 1 की पावर -2 plus 1 upon -2 plus 1 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड की इंटीग्रेशन x tan x plus 1 upon -2 plus this plus 1। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, एक नेगेटिव आ जाएगा आगे, नीचे आ जाएगा x tan x plus 1 ठीक लग रहा है अभी तक। ये माइनस है, इसको प्लस बना देगा, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे, ये कुछ ये बचेगा बच्चे मेरे पास, देखिए मेरे पास भी है। तो कुछ क्यों बोल रही थी ना, देख इसके आगे वैसे तो इसके आगे के लिए ऊपर तो नहीं बच रहा कुछ, इसके आगे के लिए tan x का अगर sin x by cos x कर लें तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स tan x प्लस 1। अब 2 को तो बाहर निकलना हुआ है, sin x by cos x कर लें, क्या बचेगा x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, ये बचेगा, देख लीजिए एक बार, ये बचेगा। ध्यान से देख, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, x एज इट इज cos x, x cos x प्लस sin x, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव है ना। ध्यान में रखिए, मैं लिखूंगा नहीं, इसके डेरिवेटिव में क्या क्या होगा, एक x होगा, एक cos x होगा, वो तो पढ़ा है, प्लस एक sin x होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। ठीक है, तो मैं दो, एक हमें प्लस sin x चाहिए जो इसके लिए, एक माइनस sin x चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब इतना हिस्सा इसका डेरिवेटिव है, ये वाला हिस्सा इसका डेरिवेटिव है। इन शॉर्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो log ऑफ दिस थिंग आ जाएगा। ठीक है, पक्का? ये अब तक ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको ढूंढ ही लेते हैं, इसका वो कहाँ है, इसकी डाउनलोडेड फाइल कहाँ जाएगी, आइडिया कुछ?
एक ये क्वेश्चन लिख लो, इसके ऑप्शंस के साथ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, लिख लिया? लिख लो, तो फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये मुझे क्वेश्चन बाकियों के मुकाबले काफी इजी लगा, क्योंकि इसमें पहले से ही आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको सिंपलीफाई कर लो, एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वन से, सो दैट यू गेट दिस माइनस माइनस, ये आएगा माइनस वन माइनस एक्स, ये ओवरऑल आ जाएगा वन माइनस वन प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करोगे, वन की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ये है आपके पास, देखो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आया x माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये इतने से की बात करते हैं, ये जो हाईलाइटेड हिस्सा है हमारा, सिर्फ इतने से की बात करते हैं अलग से। x प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, इतने को हमने आई नाम दे रहे हैं हम। ये जो हमारा इतने हिस्से को आई नाम दे रहे हैं हम। ये वाला जो नया हिस्सा है, ये आई की बात अगर मैं करूं तो आई की इंटीग्रेशन करने के लिए ये कर सकते हैं, x प्लस वन, नीचे x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके ऊपर वो लगाओगे ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होगा, इसका a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मुझे धुंधला से याद है कि a की वैल्यू 1 आ रही थी, b की वैल्यू -1 आ रही थी, c की वैल्यू 1 आ रही थी। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज को कंसीडर करके अगर मैं a की जगह 1 लिखूं, b की जगह -x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लिखूं, इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे आप लोग। इसकी भी इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लोगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना के इंटीग्रेशन हो जाएगी। बोलो ये सुनो, हो जाएगी ना पक्का? फाइन, आप लोग इसकी करके इंटीग्रेशन, तो कुछ एक का एक आंसर इनमें से मैच कर देगा चारों में से। इजी था, काफी इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये ठीक लगा? आगे चलते हैं, आपको फोटो फिर से दिखानी पड़ेगी।
एनीवेज ये भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अपने आप समझ में ना आने वाला। 44th क्वेश्चन, कुछ देखो अपने आप नहीं समझ में आएगा। ये कहता है f of x minus 4 upon x plus 2 is equal to 2x plus 1। कहता है इंटीग्रेशन मांग रहा है हमसे fx की, fx दे हमें रहा नहीं है, हमें कह रहे हैं इंटीग्रेट कर दो fx को। मैंने बोला भाई fx दे दो सही, तूने तो x की जगह ये इतना सारा तामझाम दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन देता तो हमें समझ में आता है ना। तो पहला टास्क तो हमारा fx को ढूंढना ही हो गया। fx मिलेगा तभी हम उसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो उस fx को ढूंढने के लिए अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, f of x minus 1 on x plus 2 is equal to x minus 4 upon x plus 2 is equal to 2x plus 1। मुझे यहाँ पे ये फंक्शन नहीं चाहिए, अंदर वाली चीज नहीं चाहिए इतनी कॉम्प्लेक्स वाली, इसके लिए एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। ठीक है, सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करूं, लेट x minus 4 upon x plus 2 को मैं y ले रहा हूं। अगर मैं इसको y ले लेता हूं तो ये जो अंदर वाली चीज है ये f of y बन जाएगी, ये f of y बन जाएगी। बट इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा, और इसको चेंज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, उस x को यहाँ पुट कर देंगे। पता लग रहा है क्या करो, पक्का x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, x minus 4 is equal to y times x plus 2, x minus 4 yx plus 2y, इसको इधर ले आओ, x minus yx is equal to 4 plus 2y, x कॉमन आ जाएगा 1 minus y 4 plus 2y, x की वैल्यू आएगी 4 plus 2y upon 1 minus y। उस x को यहाँ पुट कर लो, 4 plus 2y on 1 minus y plus 1। अच्छा, आप लोग फंक्शन की एक बात समझ सकते हो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक फंक्शन है fx is equal to sin x, एक फंक्शन है f of theta is equal to sin theta, एक फंक्शन है f of y is equal to sin y, आप मुझे बता सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, या नहीं डिफरेंट, सेम ही है तीनों? क्या लगता है? sin x sin theta sin y, क्या ये दोनों तीनों अलग अलग हैं या सेम ही है? अगर अलग है तो कैसे अलग है? सेम है तो चलो फिर तो कहने का ओके। क्या लगता है, सेम है? हार्दिक, ये सेम है, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। उनमें क्या है, सिर्फ देखो इनपुट का नाम डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करो, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करो, या y की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करो, कोई डिफरेंट आंसर थोड़ी आने हैं। समझ रहे? अगर इनपुट सेम डाल देंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ये तो बस एक वेरिएबल है, ये तो एक इंडिकेटर है हमारे लिए कि जी इस जगह पे आपने पुट करना है, आपने x की जगह जो भी लाना है वो x की जगह पुट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये मशीन कह रही है कि जी sin x का जो बिहेवियर है वो कह रहा है कि ये वाला जो डब्बा यहाँ पे है इसमें आपने अपना इनपुट देना है ताकि ओवरऑल आउटपुट आप लोगों को मिल पाए। तो इसलिए मैं अपने अगर आपके पास कहीं फंक्शन है
उसका वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल चेंज करने से पूरे फंक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कोई वही का वही रहता है, समझ रहे हो? तो अगर ये हल्की सी बात समझ में आई मैंने क्या समझाना चाहा है। अगर ये वाली बात समझ में आई तो आप ये समझ पाओगे कि मैं इसको लिख सकता हूँ f of x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 प्लस 2x 4 प्लस 2x 1 माइनस x। ये तो बच्चे कहेंगे सर पहले तो x ये था अब ये हो गया, x ये से ये नहीं हुआ, मैंने तो फंक्शन चेंज कर दिया, अब फ्रेश फंक्शन मेरा ये है, ठीक है? तो अब उस फ्रेश फंक्शन को मैं कह दूं y की जगह x रख लो, ताकि आप लोग ये बात पे ट्रस्ट कर पाओ कि हम इंटीग्रेशन ऑफ fx ही कर रहे हैं। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आया बस में कि fy को fx के लिख लें, पक्की बात है। हालांकि ओवरऑल आंसर में मैटर नहीं करता कि आपने x लिया है कि y लिया है। अदरवाइज आपका आंसर, आप इसको इंटीग्रेट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये चीज जबरदस्ती लग रही है तो आप इसी की इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बस आपके आंसर में y आएगा, ठीक है? तो उसके ऑप्शंस में x है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ मतलब अभी उस वजह से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा आंसर है, शायद ये वाला आंसर है। तो आपके आंसर में यहाँ 1 माइनस y होगा, ठीक है? और यहाँ माइनस 3y होगा। तो आपको देख के ऑप्शन में पता लग ही जाएगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक लग रहा है? कर पाओगे? आसान ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पक्की बात है? आगे चल सकते हैं, इसको देखो। इसको देखो, साइन पावर, इसको थोड़ा बड़ा कर ले पॉसिबल। फंक्शन को ध्यान से देखो, साइन पावर 5x cos क्यूब x sin स्क्वायर x sin क्यूब x cos स्क्वायर x। कॉमन आने का तो कोई चांस है नहीं, कुछ कॉमन वगैरह आने के चांसेस है नहीं, कोई चीज कॉमन वगैरह आने के चांसेस दिखाई नहीं दे, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, चारों में से कॉमन तो कुछ निकलेगा। 4 टर्म्स हैं, चारों में से तो कुछ कॉमन निकलेगा। तो फिर क्या करें? ध्यान से देखो प्लीज, ये पैटर्न्स ही ऑब्जर्व करना क्वेश्चंस की खास बात है। अगर आप वो ऑब्जर्व कर पाते हो तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, नहीं कर पाते हो तो फिर इम्पॉसिबल है। पावर 5, पहले मुझे इन दोनों में से अगर मैं साइन अगर कॉमन निकालना चाहूं तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, ये बचेगा। बोलो ये सुनो, ये बचेगा, ठीक है? आप इन दोनों में से कॉमन निकालो तो cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ये दोनों में सेम आ रहा है, इसको बाहर निकालो, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, अंदर क्या छोड़ेगा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। पता लग रहा है क्या बोलो? ये छोड़ेगा ना अंदर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो नीचे वाली चीज क्या बन रही है? नीचे ऊपर तो लिखा हुआ है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, नीचे वाली चीज बन रही है sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x का होल स्क्वायर। ये वाली जो चीज है वो क्लब होके बस sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x बच गई है, क्योंकि बाकी का जो एडजस्ट वगैरह होके 1 बन गया, ठीक है? होल स्क्वायर भी है साथ में, ठीक है जी।
अब आगे क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव वगैरह बनाना हमारा थॉट होता है। आप सोच के देख लो डेरिवेटिव बन रहा है sin क्यूब x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 sin स्क्वायर x cos x बनेगा। इसका डेरिवेटिव करोगे 3 आगे sin स्क्वायर x cos x बनेगा, बट sin स्क्वायर x के साथ cos स्क्वायर x है। फिर सिर्फ इसी का डेरिवेटिव है, इसका भी नहीं है। इसका करोगे तो वो अलग कुछ बन जाएगा। पता लग रहा है? इस पूरी चीज का डेरिवेटिव ऊपर नहीं मिल रहा है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है। अब क्या तरीका है, जब बहुत ज्यादा साइन कॉस दिखते हैं तो इंटीग्रेशन के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बोली होगी ये बात, जब बहुत ज्यादा साइन कॉस दिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इनको टाइम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जब बहुत ज्यादा साइन कॉस ऐसे दिखते हैं ना एक साथ पड़े हुए, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको tan में कन्वर्ट कर लें। tan में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली चीज को, नीचे वाली को sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, इसको डिवाइड करना पड़ेगा cos क्यूब x के साथ, तभी तो ये इसके नीचे जाके tan बन जाएगा और इसके नीचे के जाके खत्म हो जाएगा। समझ लो, इसके नीचे जाके tan क्यूब x बन जाएगा, इसके नीचे जाके 1 बन जाएगा। बट ये तो स्क्वायर में है ना, तो ऊपर वाला तो स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसका भी फिर स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तभी उसके अंदर एंटर कर पाएगा। पता लग रहा है इसका? पहली चीज, ये बातें हमने करी हुई हैं। मुझे थोड़ा दुख है इस बात का कि तुम लोगों को याद नहीं है इंटीग्रेशन में, कि जहां बहुत सारे साइन कॉस एक साथ दिखाई दे जाते हैं, सिर्फ साइन कॉस ही होने चाहिए कुछ और के लिए, उनको हम उसमें सेकंड है कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी tan एंड सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan एंड सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास क्या तरीका है कि नीचे वाले में क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो पहले मैंने नीचे वाले पे फोकस किया, न्यूमरेटर को अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। मैंने दोनों को cos क्यूब से, इधर ऐसे पूरे को cos क्यूब से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसलिए कर दिया क्योंकि जब cos क्यूब इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा और इसके नीचे जाएगा तो tan बना देगा, तो इस वजह से नीचे कर दिया। बट मैंने रियलाइज किया कि इसके अंदर cos क्यूब लिखने के लिए, ये सारी चीज करने के लिए, ये सारी चीज करने के लिए मुझे नीचे cos क्यूब x अकेले से बात नहीं बनेगी, cos क्यूब x का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो अगर मैं नीचे cos क्यूब x के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी वही करूंगा, cos क्यूब x के स्क्वायर से डिवाइड। जिसको यहाँ से बात समझ में आ गई, आगे का क्वेश्चन बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है कुछ समझने वाला। ये समझ में आया कि ऊपर cos पावर 6x होगा, ना कि cos क्यूब x, क्योंकि नीचे जो cos क्यूब x है वो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, बस फिर यहाँ 6 cos है ना, आपको 6 cos दिखाई दे रहे हैं, 6 cos है, 2 cos इसके साथ मिलकर tan स्क्वायर x बना देंगे, 2 cos स्क्वायर x इसके साथ कट जाएंगे और बाकी के 2 cos स्क्वायर x ऊपर जाके secant स्क्वायर x बना देंगे। नीचे क्या बनेगा, ये दोनों के साथ जो अलग अलग होगा, इसके साथ बनेगा tan क्यूब x, इसके साथ बनेगा 1, इतना ही। ठीक लग रहा है? ठीक है, अब आपको पता है ये जो tan और secant में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटेजी है वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि हमें उम्मीद होती है कि जब हम sin cos को tan और secant में कन्वर्ट करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में secant स्क्वायर x मिलने के चांसेस हैं। और secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? tan x। अब tan x को टी पुट कर दो, tan x को टी पुट कर दोगे तो dt बन जाएगा, ये बनेगा t स्क्वायर, t क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर dt। सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा। बन रहा है? बन रहा है। वो नेक्स्ट स्टेप में बन जाता था गाइस, मुझे नेक्स्ट स्टेप में दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर होता है। तो मिस्टेकली सर यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर वाली जो चीज है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। tan क्यूब x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 tan स्क्वायर x, फिर tan x का मतलब डेरिवेटिव करोगे तो secant स्क्वायर x। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो इस चीज का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। ठीक है, मैंने जो किया उसमें मुझे अब मिलेगा t क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा 3t स्क्वायर। तो मैं अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, एक ही बात है चाहे आप यहाँ करो या कहीं।
क्वेश्चन में कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, सिंपल है। कर पाओगे पक्का? चलो मान लेते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये आसान था। ये उन क्वेश्चन में से है कि अगर पहला हिंट आपको मिल जाता, अगर आप सही हिंट कर देते हो, ठीक है, पहला हिंट करने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, पता ना लगे क्या करना है। अगर पहला अगर आपने ढंग से कर लिया तो पूरा क्वेश्चन काफी आसान है। आगे देखते हैं। हो गई। cos x minus 8x, इनके भी स्टैंडर्ड सी बातें हैं। cos x minus sin x upon 8 minus sin 2x, स्टैंडर्ड सी बातें करता है, ज्यादा ऐसे अलग नहीं बातें करता। ऊपर क्या है? cos x minus sin x। सोच के बताओ cos x minus sin x किसका स्क्वायर है? सॉरी, किसका डेरिवेटिव है? cos x minus sin x किसका डेरिवेटिव है? नीचे मुझे ऐसा क्या मिल जाए कि ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए। किसका डेरिवेटिव होता है? इसका मतलब मुझे नीचे sin x plus cos x चाहिए होगा। मिस्टी, आपको याद है कि एक स्टैंडर्ड वो होती थी हमारी मैनिपुलेशन sin 2x को लेके। चलो आप लोग ये थोड़ी हेल्प करता हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। आप मुझे बताओ कि 1 plus sin 2x या 1 minus sin 2x, दोनों में से कोई भी तो फिर बता पाओगे इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या कैसे मैनिपुलेट करना है। एकदम परफेक्ट आंसर, बहुत जल्दी। ये बनता है बच्चे, ये वाला, ये बनता है cos x plus sin x का होल स्क्वायर, और ये बनता है cos x minus sin x का होल स्क्वायर। फिलहाल हम किस में इंटरेस्टेड है? प्लस वाले में, इसमें इंटरेस्टेड है। और sin 2x देखने से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। दो चीजों ने मुझे हिंट दिया, एक ने मुझे बताया कि ऊपर cos x plus sin x का डेरिवेटिव पड़ा है, और cos x plus sin x कैसे बनेगा वो मुझे स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन से पता होना चाहिए अपने आप, तभी मैं कुछ कर सकता हूं। ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड याद है? मैंने स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन जैसा वर्ड बोला कई बार, है ना? जैसे 1 plus cos 2x है, 1 minus cos 2x है, या 1 minus tan x upon 1 plus tan x है, या 1 plus tan x upon 1 minus tan x है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हमारे पास, आप इन्हें फॉर्मूलाज बोल सकते हो, बट जनरली इसका सही होगा इसको फॉर्मूला ना बोल के, क्योंकि बुक्स में ये फॉर्मूलाज नहीं मिलते। अभी फिलहाल हमने ये यूज करना है। अब वो नीचे कैसे बनेगा ध्यान से देखना भाई, इसमें कई सारी चीजें हैं सीखने वाली। अंडर रूट है क्या इस पे? हाँ जी। अब नीचे मुझे 8 minus sin 2x के साथ
एक +1 -1 लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो जरा, इसको रीअरेंज वगैरह करके कुछ ऐसा बनेगा 9 - 1 + sin 2x, 9 - 1 + sin 2x। मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, 1 + sin 2x। अब ये बन गया वो जो हमें चाहिए, ये बन गया वो जो हमें चाहिए, ये बन जाएगा cos x + sin x का होल स्क्वायर। अगर cos x + sin x का होल स्क्वायर ओपन करोगे ना तो यही बनता है 1 + sin 2x। तो ये बनेगा cos x + sin x का होल स्क्वायर। इसको t ले लोगे, ऊपर वाला डेरिवेटिव बन के निकल जाएगा। इतने हिस्से को t ले लोगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव बन के निकल जाएगा। नीचे क्या मिलेगा आप लोगों को, 9 - t²। क्या इसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल काम है? नहीं, हो गई है, वर्बली होने वाली है। साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, यहाँ a की जगह बचे 3 आएगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना। देखो क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है a साइन इनवर्स sin x + cos x, t की जगह वो t है ना, ये sin x + cos x, इसकी जगह sin x + cos x आएगा, अपॉन b, b की जगह यहाँ क्या पड़ा है 3, a की जगह क्या पड़ा है 1, a की जगह क्या पड़ा है 1। अच्छा, वो ऑर्डर पेयर मांग रहा है कि a, b 1, 3 बनता है ये। इसके आंसर्स मिले तुम्हें उस दिन? सर ने आंसर्स भेजे, मतलब चेक कैसे करोगे सही गलत? नहीं, आंसर्स आए इसके? कोई बात नहीं, यहां तक बोलो, ठीक है, पक्की बात, ठीक है जी, आगे चलते हैं 47th पे। आप 47th पे ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin x + 8 cos x 4 sin x + 6 cos x। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने अपनी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस में करे हैं, काफी धांसू टाइप के, एकदम दिमाग खर्च करवा देने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चन ईमानदारी से करोगे अभी, मतलब घर जाके प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से, तभी मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे भी हेल्प करेंगे, और बोर्ड्स के भी, आप वो क्वेश्चन होते हैं ना जो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप के अगर आ जाते हैं पेपर में, कम चांसेस होते हैं इतने डिफिकल्ट आने के, बट ये बोर्ड्स के क्वेश्चन में एग्जिस्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन ही, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन में और इसके क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस होता है कि जैसे उसने यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे हमसे आप बोल रहे हैं कि आंसर में ए और बी का ऑर्डर पेयर बताओ, ये कह रहा है वो। बोर्ड में आपसे बस एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, बस, ठीक है। बस में मतलब इतना ही फर्क है कि करना सारा कुछ ही पड़ेगा। लास्ट में उसने ए बी की वैल्यूज मांगी है हमसे, ठीक है, वहां पे हमसे ए बी की वैल्यूज नहीं मांगेगा, बस ये जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फाइनल पेपर में दिखने के चांसेस है, ये कोई बहुत ऐसा 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं है कि जेई में ही पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन की लेंथ देख के आप कह सकते हो मुश्किल नहीं है, डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है, पर इसकी लेंथ देख के कह सकते हो कि इतना लेंथी पेपर क्वेश्चन में पेपर दिखाई देना डिफिकल्ट है। बट ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे सकता है बहुत आसानी से, ये दिखाई दे सकता है, ये भी दिखाई दे सकता है, जितने पहले आए वो भी दिखाई दे सकता है, ये दिखाई देने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखाई देने के बहुत चांसेस है, और ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं अगर आप बोर्ड्स के एंगल से देखो तो। ओ, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में वो, क्या भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अगर आप नीचे का डेरिवेटिव करना चाहोगे तो ऊपर कुछ नहीं बन पाएगा,
पर फिर भी आपको एक बार ट्राई करना है कि अगर क्वेश्चन हल्का आसान हुआ तो नीचे का डेरिवेटिव शायद इजीली बन जाए ऊपर। इसका डेरिवेटिव बनेगा 4 cos x, इसका डेरिवेटिव बनेगा -6 sin x। तो ऊपर 4 cos x तो शायद मैं बना लेता 2 कॉमन लेके, बट ये -6 sin x नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से नीचे का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं बनेगा। एक टाइप हमने उसी दौरान करी है जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको जो असाइनमेंट दे रखी है ना, इंटीग्रेशन की असाइनमेंट हमने सॉल्व करी थी। उस असाइनमेंट में अगर आप जाके देखोगे आज तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, इससे थोड़े मुश्किल ही दिखेंगे पर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये वो वाली टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपको 4-5 क्वेश्चन दिखेंगे। तो करना कैसे ये क्वेश्चन कहता है, अब इसमें ना हम एक चीज करते हैं, हम नीचे का ना डेरिवेटिव ऊपर बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं कि अलजेब्रा की तरह, क्वाड्रेटिक की तरह मैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना पाऊं। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऊपर वाला फंक्शन sin x प्लस 8 cos x। ये स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा आपको जो मैं कर रहा हूं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सॉरी नॉट जस्ट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। That's it. Numerator is equal to a times denominator plus b times derivative of denominator. सारे ब्रैकेट्स ओपन करके sin x, एक दो टर्म्स में से sin x कॉमन निकल आएगा और दो टर्म्स में से cos x कॉमन निकल आएगा। निकालो, पहली में से जब sin x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 4a, दूसरी में से sin x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 6b -6b। जब cos x आप कॉमन निकालोगे पहले में से तो निकलेगा 6a, यहां से निकालोगे तो 4b। ये है 1 sin x प्लस 8 cos x। तो sin x का दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ sin x का कोएफिशिएंट 1 है, वहां sin x का कोएफिशिएंट 4a माइनस 6b है, तो 4a माइनस 6b 1 के इक्वल। वहां cos x का कोएफिशिएंट 6a प्लस 4b है, यहाँ cos x का कोएफिशिएंट 8 है। इसको सॉल्व कर पाओगे पक्का? मुझे याद नहीं टाइम बचाने के लिए, पर मैं देख लेता हूँ इसका क्या आंसर। चलो कर ही लेते हैं, मुझे लगता है कि इतना भी चलो बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, इसको 3 से कर लो, इसको 2 से कर लो, दोनों 12 बना देंगे। 12a माइनस 18b इज इक्वल टू 3, 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 16। सबट्रैक्ट वगैरह कर लो, -18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 26, माइनस 26b इज इक्वल टू -13। b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, या 1/2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 + 3 12। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू आ रही है 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 1। मैं ये वाली कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूं, मेरे पास जगह की कमी है। ये वाली कैलकुलेशन, ये समझ में आ गई सिंपल, वो 10th स्टैंडर्ड वाली कैलकुलेशन। b की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 1। तो इसको लिख रहे हैं दोबारा हम। देखो जरा क्या करेंगे, a की जगह 1 रख लेंगे और b की जगह हाफ रख लेंगे, ठीक है। देखना जरा मैं अपने क्वेश्चन को रिस्ट्रक्चर कर रहा हूं। न्यूमरेटर में जहां sin x प्लस 8 cos x था उसकी जगह ये लिख रहा हूं, sin x प्लस 8 cos x है ना न्यूमरेटर में,
उसकी जगह ये लिख रहा हूँ जहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हाफ है, तो आ जाएगा ऊपर 4 sin x प्लस 6 cos x प्लस हाफ टाइम्स 4 cos x माइनस 6 sin x। ठीक है जी बच्चे, जब आप इसको इसके नीचे करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, जब आप इसके नीचे करोगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। आप इसको इसके नीचे करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, इसके नीचे करोगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। यहां तक की ही मेहनत है, आपको पहला ही हिंट जो है हो सकता है ना मालूम हो, अगर ये मालूम है कैसे करना है, मतलब यहाँ पे आके ये करना है ये पता लग जाए, तो आगे के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, आगे का क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाने वाला है। इसके नीचे और इसके नीचे, ये दोनों को इसके नीचे करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, इसके नीचे करोगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन तो बच्चे x हो जाएगी प्लस हाफ टाइम्स, इसके इंटीग्रेशन में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा। देखो क्वेश्चन में कुछ और भी मांग रहा है क्या? नहीं, ये देखो ऐसा ही कुछ आंसर है क्या? x प्लस हाफ, ये मुझे ये वाला आंसर लग रहा है, सी ऑप्शन, x प्लस हाफ लॉग ऑफ 4 sin x प्लस 6 cos x, यही है ना? प्लस ही तो अंडरस्टूड ही है। अध्ययन ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ बेनिफिशियल लग रही है क्लास ना? अगला देखो 48